गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अति सुंदर काठमांडू, नेपाल में, और आप देख रहे हैं सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल। तो अब मैं आपको बताऊं कि मैं काठमांडू आई क्यों हूँ। वो इसलिए कि ये मेरा प्रयास है कि बहुत सालों से मेरी एक इच्छा है, वो इस बार मैं पूरी कर लूँ। तो मैं आई हूँ मानसरोवर यात्रा के लिए, जिसके लिए पहला जो स्टॉप है वो है काठमांडू, क्योंकि यहाँ पर कुछ कागज़ी कार्रवाई करनी पड़ती है, कुछ पेपर्स, कुछ परमिट्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो आपको मिल जाते हैं तभी आप आगे जाते हैं। तो आप जो ये देख रहे हो, प्लीज़ प्रे करना कि मेरे को मेरा परमिट मिल जाए और मैं आपको अपने साथ लेकर मानसरोवर तक जाऊँ। लेकिन वो सब तो बाद में होगा, पहले तो 2-3 दिन यहाँ काठमांडू में ही गुजारने होंगे। तो मैं आई हूँ एक कंपनी ट्रैवल टूर के साथ, क्योंकि वो लोग सब ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो अब 1-2 दिन हम काठमांडू में ही टूरिस्ट होंगे। तो चलो आप मेरे साथ यहाँ का मंदिर देख लेना, जो भी उन्होंने प्लान किया है, शहर में क्या है वो देख लेना। मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ, तो जो मैं देखूँगी मैं आपको दिखा दूँगी। हमारा पहला स्टॉप था गुहेश्वरी शक्तिपीठ। अब ये शक्तिपीठ किस लिए है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर माँ सती के शरीर का अंग गिरा था जब महादेव उनके मृत शरीर को लेकर भ्रमण कर रहे थे। ये है सब बाहर के नज़ारे, बिकॉज ऑब्वियसली कोई टेम्पल के अंदर तो फ़ोटो अलाउ नहीं करता। और ये है मेन टेम्पल। कितना सुंदर! हमारे जो इंडियन टेम्पल्स हैं उनसे बहुत अलग, बहुत बारीक वुड की कार्विंग आसपास के सारे परिसर में करी हुई। और जो मेन टेम्पल है वो चांदी का। वहाँ की कथा जो समझाई गई वो ये थी कि जब सती माँ ने परेशान होकर कि शिव जी चले गए, खुद को जला लिया, तो शिव जी बहुत ही दुख में उनके शरीर को लेकर भ्रमण करते रहे। तो उनकी जो बैक गिरी, लोअर बैक जिसे कहते हैं, वो ये शक्तिपीठ है। और मंदिर ऑफ कोर्स मैंने बाहर से दिखा दिया, लेकिन अंदर से भी इतना प्यारा, सब चांदी का काम किया हुआ। यहाँ के मंदिरों में ना वुड एंड स्टोन एंड कॉपर और सिल्वर, ये बहुत दिख रहा है। वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स। और देखो, भीड़ तो है ही, और जहाँ इतने श्रद्धालु हैं वहाँ थोड़ी बहुत गंदगी तो है ही, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर मंदिर हैं और आपको ना कोई एनर्जी वाइब्रेशन आती है। शहर के बीचों बीच भागमती रिवर फ्लो करती है। पूरे शहर में ये रिवर है। यहाँ पर पार्वती माँ एक बार उन्होंने मेडिटेशन की थी जब शिवजी निकल पड़े थे अपने भ्रमण पर, और ये है उनका कुंज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है जल नारायण टेम्पल। अब हम जहाँ हैं ये जल नारायण है। जल नारायण मतलब जल में अपने जो सांप हैं उनके बेड पे लेटे हुए नारायण। ये जो मूर्ति है ये स्वयं शंभू है, मतलब इसको किसी कारीगर ने या किसी की कमीशन, राजा की कमीशन पे बनाया नहीं गया। ये खुद पानी से प्रकट हुई थी यहाँ। इसकी जो कहानी है जो हमें सुनाई गई वो ये है कि बहुत समय पहले, जब काठमांडू शायद बना भी नहीं था, यहाँ पर खेत हुआ करते थे। तो एक किसान खेती कर रहा था और उसका कहीं कुछ अटका हल और थोड़ा सा खून लगा। वो इन नारायण जी का नाक था। ये खुद धरती के नीचे थे। फिर उसने सोचा चलो कोई जानवर होगा। अगले दिन वो करने लगा तो फिर उसका हल अटका और फिर खून निकला। वो नारायण जी की उंगली थी।
तब ये बात हुई कि भाई कोई बहुत ही बड़ा प्राणी है तो इसको डिगअप किया जाए। तो जब खोदा तो ये बहुत बड़ी सी नारायण की मूर्ति सांपों पे जैसे होते हैं ना वो लेटे हुए सोते हुए, वैसी निकली। अब यहाँ का पानी इनको बहुत ही शुद्ध माना जाता है क्योंकि इनके आसपास खुद ही जल प्रकट हो गया जैसे कि एक पॉन्ड हो। तो यहाँ जब आप आते हैं तो इनके आसपास का जो जल है खुद पर छलकाते हैं। और अंदर ऑब्वियसली वो उन्होंने फ़ोन नहीं दिया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप झुक के प्रणाम करें, ज़मीन पर लेट के प्रणाम करें, तो उसी जल में नारायण जी के सोते हुए की विपरीत रिफ्लेक्शन दिखती है। कभी उनका पैर दिखता है, आज मुझे उनका मुंह दिखा, और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हल्का सा नाक में चिप भी है। तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मुझे इतना प्यारा दर्शन हुआ और इतने अद्भुत मंदिर में मैं आई हूँ जिसकी मैंने कभी पहले जिक्र भी नहीं सुना था। सिर्फ आपके लिए मैंने बाहर से फ़ोटो ली। लीजिए, दर्शन कीजिए। पानी में लेटे हुए जल नारायण। तो इतने प्यारे दर्शनों के बाद हम लौट आए हैं अपने होटल। अब नहाएंगे धोएंगे अगर इच्छा है, नहीं तो खाना तो खाएंगे, थोड़ी देर इधर उधर के कोई काम कर लो, और फिर देखो इन लोगों ने सेकंड पार्ट ऑफ द डे के लिए क्या प्लान किया है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो होगा आपको बता दूँगी। ये है हमारा होटल। थोड़ा आराम किया और फिर हम गए पुराने काठमांडू में। यहाँ मुझे सब कुछ सुंदर लगा। देखो, पुराने स्टाइल के बुद्धिस्ट स्टाइल के घर, और इस सब के बीचों बीच ये डेस्टिनेशन कुमारी घर। यहाँ पर एक बच्ची है जिसको हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों ही पूजते हैं। मानते हैं कि इस बच्ची में माँ दुर्गा का वास है। यहाँ वो 11-12 साल तक रहती है। फिर नई कुमारी 3 साल की उम्र में हिंदू प्रीस्ट एक बुद्धिस्ट परिवार से छोटी सी बच्ची को लाते हैं। वो इसे यहाँ रखते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, लेकिन रहती है वो बुद्धिस्ट तौर तरीके से। ये उसका घर है, और समय समय पर बाहर वो आती है हिंदू या बुद्धिस्ट रिलीजियस सेरेमनीज के लिए। हमारे जैसे लोग यहाँ टिकट लेकर आते हैं, कोर्टयार्ड में खड़े होते हैं, और फिर वो ऊपर की बालकनी से समय समय पर आकर दर्शन दे देती है, जो हमने भी किए। अब हम जहाँ हैं ना, ये है असली काठमांडू। काठमांडू शहर का पुराना इलाका जिसको कहते हैं दरबार चौक। ये जो दरबार आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये बेसिकली यहाँ के राजा जब कोई पॉलिटिकल काम वगैरह करते हैं, वो दरबार यहाँ बैठता था। पहले 3 राज्य थे, फिर एक जो पहले राजा हुए 250 साल पहले, उन्होंने तीनों राज्यों को कंबाइन करके एक राज्य बनाया, और 2008 तक यहाँ पर राजा राज किया करते थे। तो ये एरिया यहाँ का पैलेस नहीं है, यहाँ राजा रहता नहीं है यहाँ, लेकिन सारे दरबारी काम होते हैं। ये है यहाँ के राजा और रानी का थ्रोन, चांदी और सोने का बना हुआ। ठीक से दिख नहीं रहा क्योंकि सामने जो कांच था उसके थ्रू मैं फ़ोटो ही नहीं ले पा रही थी। यहाँ का ये जो दरबार हॉल है या ये जो दरबार है, इसमें देखो काम कितना बारीक है, और सारा का सारा लकड़ी पर। हमारे यूजुअली संगमरमर मतलब मार्बल होता है। We were unified at late 17th century। वहाँ से हमारा एक ही राजा का सिस्टम बन गया था। जो पहले पिक्चर आपने देखा, उसने फिंगर खड़ा किया है, नेपाल एक ही है। अच्छा, एक बात बताऊं, ये जो कलश जहाँ रखा है ना, यहाँ आज भी जानवरों की बलि दी जाती है अगर कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन हो। दरबार के बीचों बीच बलि की जगह है। काठमांडू इंटरेस्टिंग शहर है। जितना हिंदुइज्म यहाँ पर है उतना ही बुद्धिज़्म भी। दोनों रिलीजन साथ साथ चलते हैं। अब ये देखो, शहर के बीचों बीच लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और वहाँ पर ये विशाल सुंदर भैरवनाथ जी नॉर्मल सड़क पर चलते चलते आप इनके दर्शन करते हैं। हम तो भाई एक तीर्थ यात्रा पे आए हैं ना, तो इसलिए आज का दिन बहुत ही स्पिरिचुअल रहा। हम लोगों ने आज कितने मंदिर देख लिए, मैं तो थक गई हूँ बाबा। लेकिन अब बचा है एक आखिरी स्टॉप, और वो है बुद्धिस्ट स्तूपा।
यहाँ बुद्धिस्ट लोग बहुत आते हैं। तो ये है क्या और इसकी कहानी क्या है, जैसे जैसे समझूंगी आपको बताऊंगी। शहर से 40 मिनट दूर है ये स्तूपा, जिसके लिए आपको 365 स्टेप चलने पड़ते हैं। बुद्धिस्ट जो है ना, हर चीज़ में कोई सिंबल्स में बात करते हैं, नथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जो हमने स्टेप्स भी किए ना, उनकी भी ये कहानी है कि 365 स्टेप्स है। अगर एक बार ही आपने ये चढ़ लिया तो पूरे साल का हर दिन का आपका सब पाप माफ। ये है स्वयं शंभू स्तूपा। बुद्धिस्ट में इसकी बहुत 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 मान्यता है। और स्वयं शंभू, आज मैंने शब्द समझा है वो ये कि जो खुद प्रकट हुआ हो। लेकिन एक कहानी ये भी है कि एक तिब्बत से आई मंक थी और उन्होंने इस स्तूपा की स्थापना की। और ये यहाँ पे बुद्ध जयंती बहुत बड़ा उत्सव है, वो मनाया जाता है। और हर चीज़ में ना सिंबलिज्म बहुत है बुद्धिज़्म में, जो मैंने समझा। अब जैसे ये स्तूपा के आसपास 4 गुप्त बौद्ध हैं, जैसे आपको दिख रहा है खिड़की में। ये 4 और एक 5वां जो बिल्कुल ही छुपा हुआ है, ये 5 एलिमेंट्स या 5 तत्व के मायने हैं। और ये झंडे नीचे से ऊपर जाते हुए आपको एनकरेज करते हैं कि आप ऊपर जाओ, बेहतर बनो। और छत पर ये 13 रिंग्स सिंबल है बुद्धिज़्म के 13 स्टेप्स ऑफ एनलाइटनमेंट के। इस बुद्धिस्ट टेम्पल को टूरिस्ट की भाषा में मंकी टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे मंकीज हैं। लोग तो इसलिए भी यहाँ आते हैं क्योंकि काठमांडू की पूरी व्यू दिखती है। काठमांडू एक वैली में है और यहाँ ऊपर के हिल से आसपास का नज़ारा सब दिखता है। मैं आपसे यहीं पर बाय कहने वाली हूँ, बिकॉज़ हम जब तक वापस जाएंगे देर हो जाएगी। फिर और क्या प्लान है सारे ग्रुप के साथ मुझे नहीं पता, लेकिन आज के लिए हमने साथ मिलकर बहुत कुछ देख लिया। अब देखो अगली बार हम किस पड़ाव तक पहुँचे हैं, कैलाश तक पहुँचने के लिए हम कहाँ तक एक छोटा सा कदम ले पाए हैं। प्लीज़ आप मेरे साथ चलो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।